अंधेरी रात का समय था। कमल अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। आधी रात बीत चुकी थी। तभी उसे फ़ोन की घंटी सुनाई दी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। कमल ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, मैं जयपुर से सर्वेश बोल रहा हूँ कमल भाई। आपके लिए कुछ खास एंटीक आइटम्स देखे हैं। आप कल सुबह जयपुर आ जाओ। अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन वस्तुएं हैं और ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है सर्वेश जी, मैं कल सुबह पहुँच जाऊँगा, कमल ने जवाब दिया। कमल ने जयपुर की अपनी तैयारी शुरू कर दी। एक बैग में ज़रूरी चीज़ें और कपड़े डालकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। सादुलपुर से जयपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। कमल ने अनुमान लगाया कि जाने में 5 घंटे लगेंगे। रात को 12 बजे निकलूं तो सुबह 5-6 बजे तक जयपुर आराम से पहुंच जाऊंगा। रात का खाना खाकर कमल ने जयपुर के अपने 2-3 दोस्तों को फ़ोन कर आने की सूचना दी और अपने असिस्टेंट और ड्राइवर सलीम को गाड़ी चेक करने को कहा। गाड़ी में फ्यूल, हवा आदि चेक करके सलीम ने कमल से कहा, साहब गाड़ी एकदम ओके है। सलीम कमल के हम उम्र ही था और पिछले 4 साल से कमल के असिस्टेंट का काम करता था। ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी भी चला लिया करता था। इन 4 सालों में उसे भी प्राचीन और पुरातत्व महत्व की वस्तुओं की समझ आ गई थी। सारी तैयारी होने के बाद कमल ने अपनी अलमारी से हाल ही खरीदी गई ग्लॉक 36 पिस्टल निकाली। ये ऑस्ट्रिया निर्मित कॉम्पैक्ट साइज की हैंड गन थी जो 45 कैलिबर की थी। उसकी मैगजीन में पूरी 6 बुलेट भरी हुई थी। हाईवे पर आजकल लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई थी, इसलिए सुरक्षा के मद्देनज़र उसने गन को साथ लिया था। कमल ने गन के सेफ्टी लॉक लगाया और उसे कोट की भीतरी जेब में रख लिया। सारी तैयारी से निश्चिंत होकर उसने सलीम से गाड़ी बाहर निकालने को कहा और मुख्य दरवाजे को लॉक कर दिया। अपनी इस आलीशान हवेली में कमल अकेला ही था। उसके मम्मी पापा 4 धाम की यात्रा पर गए हुए थे। वो इकलौती औलाद था। शादी अभी नहीं हुई थी। अच्छे खाते पीते परिवार का था। चौकीदार को जरूरी निर्देश दिए ही थे कि बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। कमल बाहर निकला और चलते चलते घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 बजे हुए थे। कमल सलीम के बगल में आकर बैठा ही था कि सलीम ने एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाकर गाड़ी झुंझुनू रोड की ओर बढ़ा दी। अक्टूबर का महीना चल रहा था। हल्की हल्की सर्दी पड़ने लग गई थी। रात के समय ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती थी। रात के अंधेरे में गाड़ी सरपट भागे जा रही थी। इस रोड पर रात को ट्रैफिक नाम मात्र का ही होता था। कभी कभार कोई गाड़ी दिख जाती थी। खंडेला तक पहुँचते पहुँचते रात के 3 बज चुके थे और अभी लगभग 100 किमी का सफ़र बाकी था। खंडेला से थोड़ा बाहर निकले ही थे कि सड़क पर किनारे खड़ी एक औरत हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। कमल ने सलीम से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही कमल ने देखा कि संभ्रांत परिवार की एक औरत जो लगभग 40 वर्ष की थी, लहूलुहान थी। सिर से खून बहकर कनपटी और गालों को भिगोता हुआ गर्दन तक चला गया था, जो अब सूख चुका था। कमल ने खिड़की का शीशा बटन दबाकर खोला तो वो औरत खिड़की के पास आ गई और बोली,
मेरा और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। हम स्कूटी से जा रहे थे कि एक ट्रक वाला टक्कर मार कर भाग गया। मैं काफ़ी देर से सहायता के लिए खड़ी हूँ पर कोई नहीं रुक रहा। प्लीज़ आप हेल्प करें, मेरे पति घायल हैं और बेहोश भी। कमल ने सलीम की ओर देखा तो वो कहीं और देख रहा था। कमल ने उस औरत से मुखातिब होकर पूछा, आपके पति कहाँ पर हैं? इस मेन रोड से वो जो सामने वाली लिंक रोड है वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, आप वहाँ चलिए। उस औरत ने उंगली से इशारा करते हुए रास्ता बताया। कमल ने एक हाथ से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और उसे बैठने के लिए कहा। वो चुपचाप पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। सलीम ने गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ा और लिंक रोड पर गाड़ी बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाने पर कमल ने फिर पूछा, कोई नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पर हैं आपके पति? थोड़ा सा आगे और चलो, पास ही है, कहा उस औरत ने। कमल ने बैक व्यू मिरर में देखा। उस औरत के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान खिली हुई थी और उसका चेहरा झुर्रियों भरा किसी बुढ़िया जैसा लग रहा था। भय के कारण सर्दी होने के बावजूद वो पसीने से तर हो गया। उसने उल्टे हाथ की बाँह से चेहरे का पसीना पोंछा और सामने सड़क पर देखने लगा। वातावरण में गहन नीरवता और अंधकार फैला हुआ था। कमल ने पुनः उस औरत से पूछा, और कितनी दूर है? हम काफ़ी दूर आ गए हैं, कोई नहीं दिख रहा। कमल ने मन में सोचा, अगर एक्सीडेंट इतनी दूर हुआ है तो ये औरत घायल होने के बावजूद चलकर मेन रोड तक कैसे पहुंची? जरूर कोई न कोई रहस्य है। बस गाड़ी यहीं रोक दो, कहा उस औरत ने। सलीम जब तक गाड़ी रोकता उससे पहले कमल ने मिरर में पीछे देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अभी तो गाड़ी रोकने को कहा था उसने। गाड़ी रुके बगैर कहाँ गायब हो गई? उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तब तक सलीम गाड़ी रोक चुका था। कमल डोर खोलकर बाहर निकला और पिछला डोर खोलकर अच्छी तरह देखा पर वहाँ कोई नहीं होता तो औरत गायब देख सलीम भी भयभीत हो गया। बाहर गुप्त अंधेरा था, केवल गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी। कमल ने सलीम से झूठ बोला कि गाड़ी रुकते ही वो औरत उतरकर बिना बताए चली गई होगी। उसने सोचा कि सच्चाई बता दी तो वो खामखा डर जाएगा। दोनों वापस गाड़ी में आ बैठे। सलीम ने गाड़ी को यू टर्न दिया और आगे चल पड़ा। अभी मुश्किल से 1 किमी ही चला था कि गाड़ी झटके खाने लगी और आखिरकार रुक गई। ये अचानक इसे क्या हो गया? मैंने अच्छी तरह से सब कुछ चेक किया था, सलीम ने कहा। उसने बाहर निकलकर बोनट खोला तो धुआं सा निकला और इंजन बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा था। सलीम ने कमल से कहा कि शाम को कूलेंट वगैरह फुल था, अब इंजन इतना गर्म कैसे हो गया? उसने चैम्बर खोलकर देखा तो कूलेंट नाम मात्र का बचा था। उसने डिक्की से कूलेंट का नया डिब्बा निकाला और चैम्बर में पूरा उड़ेलकर फुल कर दिया। सलीम ने सोचा, थोड़ी देर रुक जाते हैं, इंजन जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब चल पड़ेंगे। सर्दी थोड़ी बढ़ गई थी। कमल की इच्छा चाय पीने की हुई। उसने सोचा कि अब तो मेन रोड पर ही कोई ढाबा मिलेगा। तभी उसे सड़क के बगल में एक जगह से रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा, हो न हो यह ढाबा ही होगा। उसने सलीम को रोशनी दिखाई और कहा कि गाड़ी वहाँ ले चलो, चाय पी लेंगे और इंजन भी तब थोड़ा ठंडा हो जाएगा। सलीम ने गाड़ी को सड़क से नीचे उतारा और किनारे पर बनी उस इमारत के सामने गाड़ी रोक दी। ये 1-2 मंजिला पुराना सा होटल दिख रहा था। बिजली कहीं नहीं दिख रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। सामने काउंटर पर एक लैंप जल रही थी और अधेड़ उम्र का शख्स काउंटर पर सिर रखे ऊँघ रहा था। सलीम ने टहोक कर उसे उठाया तो उसने मिचमिचाते हुए आंखें खोली और बोला, बैठिए साहब, क्या सेवा करूं?
जवाब कमल ने दिया और उससे कहा, 2 बढ़िया चाय बना दो। फिर पुनः उससे पूछा कि लाइट क्यों नहीं है, तो उस अधेड़ ने जवाब दिया कि ट्रांसफार्मर से फ्यूज उड़ गया है, इसलिए बिजली बंद है। अब तो कल दोपहर तक ही ठीक हो पाएगी। कोई बात नहीं, कमल ने बातों बातों में उस व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है क्या इस रोड पर? नहीं तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हुआ होता तो मुझे पता होता। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अधेड़ ने पूछा। जयपुर जा रहे हैं, कमल ने जवाब दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें कर ही रहे थे, इतनी में चाय बन गई। कमल और सलीम चाय पीने लगे। चाय पीने की तलब और सर्दी होने के कारण मसालेदार चाय उन्हें बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। चाय पीते पीते कमल ने कनखियों से अधेड़ की ओर देखा तो उसका चेहरा एकदम निस्तेज और सफ़ेद सा लगा, मानो कोई मुर्दा हो। एक पल के लिए उसकी आंखें एकदम सफ़ेद नज़र आई, पर दूसरे ही पल सामान्य दिखने लगी। कमल ने सोचा, ये क्या बला है, कहीं भूत प्रेत की कोई लीला तो नहीं। ये विचार आते ही उसके सभी मांसों ने एक साथ ढेर सा पसीना उगल दिया और भय के कारण उसके घुटने कांपने लगे, पर उसने ये जाहिर न होने दिया कि वो डरा हुआ है। चाय खत्म होते ही कमल और सलीम को लगा कि शरीर में मानो कोई जान नहीं है। लगा जैसे शरीर की शक्ति किसी ने खींच ली हो। खड़े होकर गाड़ी तक जाने की भी शक्ति नहीं बची। एक अजीब तरह की मदहोशी दोनों पर तारी होने लगी। अधेड़ वक्र मुस्कान से दोनों को देखे जा रहा था। सलीम ने कमल से कहा, साहब पता नहीं कैसे बुरी तरह थकान ने आ घेरा है। रात को यहीं विश्राम करके सुबह जल्दी निकल लेते हैं। आपका क्या विचार है? मेरे भी चलने की शक्ति नहीं बची है। बुरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा कहना सही है, रुक जाते हैं, सुबह जल्दी चलेंगे, कमल ने जवाब दिया। कमल ने उस अधेड़ से कमरे के बारे में दरियाफ्त किया तो अधेड़ बोला, साहब पहली मंजिल पर एक डबल बेड वाला रूम है, अटैच्ड लेट बाथ के साथ, वो ले लो, केवल 200 दे देना। ये रजिस्टर है, इसमें एंट्री कर दीजिए और ये है चाबी। कमल ने रजिस्टर में एंट्री की और चाबी लेकर सलीम का हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल पर पहुँचा। वहाँ गैलरी में दोनों तरफ कमरों की कतार थी। उसने चाबी के छल्ले पर खुद कमरे का नंबर देखा जो सीढ़ियों के सामने ही था। कमरा खोलकर दोनों अंदर घुसे और मारे थकान के बिस्तर के हवाले हो गए। दोनों को घनघोर नींद ने अपने पंजों में दबोच लिया। अब इसका अगला भाग देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए।